हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही फिटफाट होंगे और अपने पेपर की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए भाई, हम बात करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का, जो कि चैप्टर नंबर क्या होने वाला है, 13 होने वाला है। तो क्लास 12th का 13 चैप्टर का जो नाम है वो हमारा है क्या, न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई बिल्कुल एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर इसको हम क्या कर देंगे, लपेट देंगे। तो भैया फ्री में ही ये नंबर चैप्टर देके जाता है, इसीलिए इस चैप्टर को चुना गया है। जो लोग भैया फास्ट रिवीजन चाहते हैं तो मैं एकदम 100 के स्पीड में इसको क्या कर देता हूँ, फास्ट रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि टाइम क्या है, बिल्कुल पास आ चुका है हमारे पेपर का। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। बाकी और भी हमारा वीडियो का क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। जस्ट आपको टाइप करना है यूट्यूब के सर्च बार पर ओटीसी स्टडी स्मार्ट, और जाएंगे आप प्लेलिस्ट में, तो वहां पे क्लास 12 का फिजिक्स का बैच दिख जाएगा। उसमें टॉप 5 न्यूमेरिकल्स और टॉप 5 डेरिवेशंस के हमारे वीडियो क्या है, बिल्कुल मौजूद है। तो जाइए उसको लगाइए, अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट स्टेप पर आगे ले जाइए भैया। तो अब भाई कहानी स्टार्ट कर देते हैं। कहानी स्टार्ट। तो ये हमारा ओटीसी का चैनल का क्या है भाई, लोगो है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के पास। तो जस्ट भाई आ जाओ, ओमी सर भी, ओमी सर भाई, भगवान का नाम ले लेते हैं, ओम नमः शिवाय। चलो भैया, सारा खेला जो चालू होता है किससे चालू होता है भैया, हमारा न्यूट्रॉन से सारा खेला चालू होता है। सबको न्यूट्रॉन पता है कि न्यूट्रॉन होता है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल क्या करता है, घूमता है। तो अब भाई थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, फील कर लेते हैं भैया। क्या फील करते हैं कि ब्रीफ ओवरव्यू, 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं धरती पर, बाकी तो सब मोह माया सब जुड़ के मिला है। वो 4 फंडामेंटल सर क्लास 11 में पढ़ा था, याद नहीं आ रहा सर, प्लीज याद दिला दो। तो याद दिला देते हैं भैया कहानी, क्योंकि अभी आगे इसका क्या है, यूज होना है। तो आइए भैया, हम आते हैं चारों फंडामेंटल फोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी इन दोनों का काम आएगा। अभी इस ग्रेविटेशन का एक जो ग्राफ आएगा, जो आगे इसका क्या काम आने वाला है। बाकी मैग्नेटिज्म तो हम पढ़े ही है पहले बुक में। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अपने स्लाइड को थोड़ा सा फील ले लेते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड दिखता कैसा होगा भैया, तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, एक इमेजिनरी कर्व होता है कि भैया धरती इसके ऊपर क्या है, टंगा हुआ। आप ही सोचो, क्या धरती हवा में अपने आप ऐसे ही रुक पाएगा, नहीं सर रुक पाएगा। कुछ तो ऐसा है जो उसको रोकने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो कौन रोकने में मदद कर रहा है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, एक इमेजिनरी कर्व होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून होता है, ऐसे ऐसे खींच दो, जैसे तबला बजाने वाला था, ऐसे चमड़ा उसको खींच कर रखता है वैसे ही। और उसके ऊपर कोई भारी चीज रख दोगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो अंदर की तरफ दब जाता है, वो दूसरा शेप ले लेता है, कर्व जैसा शेप लेता है। कुछ अर्थ का भी कहानी ऐसा ही है। चलो भाई ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अरे इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ओबे करता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। आ जाओ भैया कहानी, इसमें देखो ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो देखो कहानी, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये क्या है भैया, हमारा डिस्टेंस है। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, आर है। ठीक है सर, आर है। इसके अंदर ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर फोर्स के अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं। ये होता है हमारा ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0.8 फर्मी होता है। 0.8 फर्मी से जस्ट अगर मैं इधर आता हूं तो रिपल्सिव फोर्स लगना चालू हो जाता है, और 0.4 से इधर जाता हूं तो कैसा फोर्स चालू हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। खास खास बातें हैं कि इस पे मैक्सिमम होता है, इधर आते हैं तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है, इधर जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स चालू होता है। इन्हीं कारणों की वजह से डीके होता है, जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके, जो कि सिलेबस से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो चलो भाई हम आते हैं, थोड़ा सा और भी फील लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ये हमारा क्या भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ से ऐसे साउथ की तरफ जाता है, ये देखा होगा। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कहानी है। हम मैन मेड बना रहे हैं, सोलोनॉइड बना रहे हैं, उसके अंदर से क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। और ये अर्थ मैग्नेटिज्म है। देखिए कुछ इतना भुंडा दिखता है अर्थ मैग्नेटिज्म, जो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेटिज्म की कहानी है, और आपको फील आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे स्लाइड पर आते हैं। तो भैया बता दिया इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है, इन सब की डेफिनेशन है। हम आते हैं आगे वाले पे। अब देख लेते हैं भाई कहानी क्या है। न्यूक्लियर फोर्स की ताकत देखो, पूरी दुनिया तबाह करने का अपने अंदर क्या रखता है, ताकत रखता है। न्यूक्लियर फोर्स का एग्जांपल है भाई। और आगे आगे आते हैं भैया। अब देखो ये सब क्यों हो रहा है, इस स्लाइड में ऐसा क्या हो गया भैया। ये जो स्लाइड था पीछे वाला, इसके अंदर ये जो सिस्टम हो रहा है, जो इतना बड़ा आग का ये देख रहे हैं आप गोला, क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है भैया, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन के कारण हो रहा है। आगे हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बेसिक
ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हम कर देते हैं स्टार्ट। अब तक था इंट्रोडक्शन बाय ओम प्रकाश वर्मा सर, मिस्टर परफेक्ट। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक एटम होता है, एक एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं भैया। पहला क्या होता है, न्यूक्लियस होता है विच कंटेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और दूसरा क्या होता है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन होता है। दो केस होते हैं भैया, एक तो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है सर। और एक होता है ऑर्बिटिंग स्पीड, ऑर्बिटिंग ऐसे गोल गोल इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते हैं। ये बात सबको पता होना चाहिए, ठीक है सर। आओ भैया, सब पार्टिकल्स इन एटम, सब पार्टिकल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसी की हम बात करने वाले हैं। क्लास 12 का फिजिक्स में तो पूरा इलेक्ट्रॉन के ही बारे में बात चलता है। हाँ जी सर, आ जाए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है सबसे पहले, उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और फाइंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड बनाया जाता है। और ये इसका क्या हो गया, हमारा सिंबल हो गया, ई हमारा क्या हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है सर। बोर मॉडल और रदरफोर्ड ने इसको बताया था भाई अपने अपने इसके बारे में, ठीक है सर। आ जाओ भैया, इलेक्ट्रॉन जान ले, ऐसे किसको जान लेते हैं भाई, प्रोटॉन को जान लेते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ होता है भैया, न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेंटर ऑफ द एटम होता है। इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस को होम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन की कहानी सबको पता है, मास जो होता है रिलेटिव मास 1 U होता है, और इसको पॉजिटिव से दिखाते हैं। और ये एटॉमिक नंबर से भैया होता है, और फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, और कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये उसका क्या हो गया, हमारा सिंबल हो गया, पी से दिखाते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। अब न्यूट्रॉन की ही बारी कहानी। न्यूट्रॉन का भैया नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसका रिलेटिव मास भी क्या होता है, 1 यूनिट के ही बराबर होता है। और फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, और कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस का क्या हो गया, एन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है सर। आगे 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 स्लाइड क्या कहता है, हाउ आर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिलेटेड, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है भैया। तो सबको पता होना चाहिए ये बात कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के क्या होता है, बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है भैया, एटॉमिक मास के बराबर होता है। बात याद रख लेना कि भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाने वाला है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा तो मास नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर क्या कर दूंगा, माइनस कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा, ठीक है सर। आगे 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 सर, आगे। तो ये है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। एक्स क्या है, कोई एक एलिमेंट है, और ए क्या एटॉमिक मास है, और जेड क्या एटॉमिक नंबर होने वाला है। ये एटॉमिक नंबर बोलते हैं जेड को, और भैया ए को क्या बोलते हैं, मास नंबर, मास नंबर बोला जाता है, ठीक है सर। तो वही बोल रहा है, ए जो होता है नंबर मास नंबर होता है। तो ए मतलब क्या होगा भैया, क्या क्या मिलके बना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलके बना होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलके बना होगा। और जेड जो होता है नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और ए माइनस जेड क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इसका बहुत बड़ा क्या है, गेम है भाई। तो प्लीज इस बातों को कॉपी में लिख लीजिए, एटम चैप्टर में ही बताया जाता है, ठीक है सर। आगे आगे आते हैं अपना एटॉमिक नंबर। तो सबको पता है एटॉमिक नंबर से किसे दिखाते हैं, जेड से कहते हैं। और उसके अंदर कितने भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे, ठीक है सर। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ये इसका एग्जांपल हो गया। एटॉमिक नंबर सीख गया भैया। मास नंबर ऐसे ही क्या होता था, मास ऑफ एटम रिमेंस द न्यूक्लियस, सारा का सारा मास कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है भैया। इसको मास नंबर बोलते हैं, ठीक है भाई कहानी। और हाइड्रोजन नंबर का मास नंबर भी क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो छोटी छोटी बातें है भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। एटॉमिक मास तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। और एक होता है 1 mu, क्या होता है 1 mu में। तो क्या होता है कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन को भैया मास इसके अंदर बहुत छोटी क्वांटिटी से डील करना पड़ता है। इसको केजी में, ग्राम में मेजर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसको मेजर करने के लिए हमें एक नया यूनिट बनाने की जरूरत पड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 mu बोलते हैं। तो ऐसा पाया गया कि कार्बन का C6H12 का C6 और 12 का 6 और 12 का भैया जो आइसोटोप है उसका 1/12 पार्ट का क्या कहलाता है, हमारा 1 AMU कहलाता है, ठीक है सर। और 1 AMU में लगभग इतना होता है, बात कर लेंगे आगे आने वाला है स्लाइड में। चलो भैया इसका रिलेशन हो गया भैया। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू में mc²। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इतना होता है। और ये भैया क्या है,
सी स्क्वायर का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ इसका क्या हो गया स्क्वायर। जब सोल्व करूंगा तो कितना निकल के आएगा 93164 इतना मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आता है। और अप्रोक्स में 931 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट लिख देते हैं। नया यूनिट है एक एएमयू एक एएमयू में याद कर लो भैया, एक एएमयू में इतना मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हमारा होता है। ठीक है सर, आगे आ जाते हैं। मैंने वही बात बोला कि एक एटॉमिक मास यूनिट में कहा गया एक मास एटॉमिक यूनिट में कितना होता है भैया, कहानी 931 याद रख लो। एक एएमयू में 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है। एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट में केवल इतना केजी होता है, ये केजी में लिखा हुआ है। अब भैया एक आध दो बात याद रख लो, प्रोटॉन का इतना यूनिट होता है लगभग एक है। अब भैया न्यूट्रॉन का भी लगभग कितना है, एक है। थोड़ा सा 19-20 का क्या है फर्क है। जब बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे तो ये वैल्यू एकदम हमें याद होना चाहिए। ज्यादातर पेपर में लिखा हुआ आता है, मान लो बाई चांस नहीं लिखा हुआ आएगा तो हमें याद होना चाहिए कि भैया प्रोटॉन का मास ये होता है, न्यूट्रॉन का मास ये होता है, हाइड्रोजन का मास ये होता है और इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं रिवीजन के सीरीज में। अब आते हैं मास एंड एनर्जी। तो भैया एनर्जी कितना होता है भैया, एक मैंने बताया था 931.5 भी बोल लेते हैं या 931 भी ले लेते हैं या 931.25 भी ले लेते हैं, बात क्या है भैया सेम है। और ये जूल के अंदर होता है 1.5 इंटू 10⁻⁻10 जूल या 1.5 आर्म स्ट्रॉन्ग जूल एनर्जी होता है एक एएमयू में। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कीप इन मेमोरी बता दिया मैंने कि एक एटॉमिक मास यूनिट में इतना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, अब आते हैं खेला किसके ऊपर, आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटेंस के ऊपर आते हैं। तो ये क्या होता है सर, तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आइसोटॉप्स क्या होता है भैया, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सबका क्या है भैया सेम है लेकिन मास क्या है सबका अलग अलग है। ठीक है सर, आगे आइसोटॉप्स हो गया सर, आगे आप बता दिया आइसोटॉप्स के बारे में। ये रहे कुछ एग्जांपल, देखो एटॉमिक नंबर क्या है सेम है लेकिन मास क्या है बिल्कुल अलग अलग है यूरेनियम का। ठीक है सर, चलो भाई आगे। इसका भाई आइसोटॉप्स का यूज कहाँ पे होता है भैया, तो आइसोटॉप्स का देख लो यूज क्या होता है। यूरेनियम को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल की तरह, जो कि पिछले स्लाइड में भी दिखाया था। और कोबाल्ट का हम यूज करके क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। और आयोडीन के अंदर भी, आयोडीन के भाई क्या किया था, गाइटर नमक के बीमारी का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। मतलब सर आइसोटॉप्स का भैया बीमारियों का इलाज करने में बड़ा कामदार है, एक तरीके से बोल सकते हैं। यूरेनियम को एज अ फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं और भैया कोबाल्ट को एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की तरह यूज कर सकते हैं। और आयोडीन के आइसोटॉप्स को यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर घेंगा नाम का एक बीमारी होता है, उसका इलाज करने के लिए सब किया जाता है। ठीक है सर, आइसोटॉप्स हो गया। अब आते हैं अपने आइसोबार्स की कहानी। आइसोबार्स में जस्ट अपोजिट कर दो कि मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है तो भाई आइसोटॉप्स आइसोबार्स हो गया कहानी। अब भाई बढ़ते हैं अपने आगे स्लाइड के ऊपर, आइसोटोन्स के ऊपर, जिसका मास नंबर भी सेम ना हो, अब मास एटॉमिक नंबर भी सेम ना हो, तो सर कुछ अलग अलग हो। तो सर सेम क्या हो, तो सेम क्या होगा, A माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन क्या होगा, बराबर होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा उसके अंदर, बराबर होगा। इसका यूज देख लो भाई, कहाँ पे इसका क्या होता है, यूज होता है इन सब का। ये भैया जनरली भैया नेचुरली क्या होता है, स्टेबल होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ आइसोटॉप्स अकर नेचुरली स्टेबल क्या होता है। लेकिन ये वाला जो आइसोटॉप्स होता है स्टेबल नहीं होता, अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करता है। ठीक है सर, लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। तो भाई क्या है, न्यूमेरिकल होगा क्या स्लाइड में। आओ भाई देखते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर न्यूक्लियाई आर द आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब कुछ भी बराबर ना हो। तो देखो ये 92 बराबर, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बराबर नहीं है, हो सकता है ये और ये बराबर, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। और ये भी या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब चेक करो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है कि नहीं है। इसके अंदर अगर न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन 20 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। अगर इसके अंदर भी 20 न्यूट्रॉन है तो बिल्कुल सही होगा। तो इसका करता हूं 32 माइनस 16, यानी आंसर क्या आ गया 16। न्यूट्रॉन बराबर नहीं है तो यानी ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, यानी ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर। कैसे सर, माइनस करके देख लो, 74 माइनस 34, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई,
आंसर आ जाएगा तुम्हारा 40। ठीक है सर, 40 आ गया। इसमें से इसको माइनस करो, 71 में से 31 को माइनस करूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, जो कि क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है सर, हम आइसोटोन्स के बारे में जानेंगे। और क्या लेकर आए हो सर स्लाइड में, तो आओ वही देखते हैं स्लाइड में क्या क्या है। दूसरा क्या है, एटॉमिक रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ए और जेड। अच्छा भैया, तो जेड क्या होता है, न्यूट्रॉन, नहीं, गलत है। जेड क्या होता है, हाँ, प्रोटॉन हो सकता है, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन हो सकता है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जेड प्रोटॉन हो सकता है, ए न्यूट्रॉन नहीं, ये नहीं हो सकता। ए प्रोटॉन है, नहीं भैया, ए तो प्रोटॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जहाँ पे जेड हम प्रोटॉन बोलते हैं और ए माइनस जेड को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है सर। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, the mass number of nucleus is always less than the atomic number, नहीं, always more than its atomic number, sometime equal to atomic number, नहीं, always क्या होगा, sometime less than और sometime more than, नहीं, always more than its atomic number। तो mass number होता है, atomic number से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, क्योंकि mass number atomic number इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है भैया। ठीक है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है सर। अगला 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 स्लाइड, चौथा स्लाइड। द कंजुगेट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई आर बिलीव टू बी, अच्छा, एटॉमिक न्यूक्लियाई किससे बिलीव करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर में, तो प्रोटॉन वाली नहीं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बिलीव करेंगे न्यूक्लियाई के अंदर। न्यूक्लियाई का मतलब यह इलेक्ट्रॉन की बात ना करना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अपने। न्यूक्लियाई इतना इतना कैन बी डिस्क्राइब, ये क्या है भैया, एटॉमिक क्या है, तो देखो ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं, तो साफ साफ दिख गया भैया क्या होने वाला है, आइसोटोन्स। क्या होने वाला है, आइसोटोन्स, कुछ भी बराबर नहीं है, ये इसका रामबाण वाला इलाज है, चेक कर लेना भाई। चलो भैया अगला आ जाता है अगले स्लाइड के ऊपर, छठे के ऊपर। हाँ ये बहुत बढ़िया है। इन द न्यूक्लियस क्या लिखा हो भैया, सोडियम है 11 और 23 है। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना है, और क्या बताना है, न्यूट्रॉन बताना है, ऐसे ही सीरीज में रखना भैया, और इलेक्ट्रॉन बताना है, और इलेक्ट्रॉन बताना है। तो प्रोटॉन क्या था, एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होता है, क्या हो गया हमारा 11 हो गया, और हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है तो भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और भैया माइनस कर दूंगा इसमें से इसके, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा। लेकिन जो ऐसा करेगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लीज ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। पूछ रहा है क्या, न्यूक्लियस, क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, अगर एटम के अंदर मैं लिख देता तो ये बिल्कुल क्या होता, करेक्ट होता है, लेकिन ये कहा पूछ लिया न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, 0 होता है, यानी ऑप्शन क्या है 11 12 और 0, तो 11 12 0, यानी ऑप्शन ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे 11 मत लिखना, अगर एटम बोलता है तब 11 आएगा, तब जाके तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सी आने वाला है। ठीक है सर, बिल्कुल सही चल रहे हो, चलते रहो। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। अब क्या आते हैं, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज की बात करते हैं तो कहता है न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास नंबर से। क्या होता है, मास नंबर से। अच्छा सर, एटॉमिक रेडियस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास नंबर से होता है भैया, और हटाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है भैया, आर नोट, जिसको इंपेरिकल कांस्टेंट बोला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 1 फर्मी। क्या होता है, 1 फर्मी होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। और इसके ऊपर पक्का है पेपर में, बोर्ड में एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, रेशियो पूछा जाता है 2 का। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। तो बता दो भैया, न्यूक्लियर डेंसिटी का बहुत ही अच्छा और कहानी है, प्यारा सा कहानी है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी में कितनी वैल्यू होती है भैया, जो कैलकुलेट किया गया है 1.8 × 10⁻17 kg मीटर, और ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। न्यूक्लियर डेंसिटी कभी बदलेगा नहीं, हर एक चीज के ऊपर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कैसे सर, प्रूव करके दिखाओ। आओ भैया स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार बात कर लेते हैं न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज का ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे आर नोट की वैल्यू 1.5 फर्मी होता है। ठीक है सर, न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है 10⁻17 kg के बराबर बोल सकते हैं, ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये कहानी हो गया हमारा साइज के लिए कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है सर, यहीं से निकल कर आया है। और एक किसका ग्राफ है भैया, न्यूक्लियर डेंसिटी का है, जो क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ एवरीथिंग के ऊपर, ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका अगर डेरिवेशन करोगे तो इसका डेरिवेशन अगर मैं बात करता हूं तो भैया अगर डेंसिटी की बात करूं तो रो से दिखाते हैं मास ऑफ, क्या लिखूंगा, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में मास ऑफ
सॉरी मास लिख रहा हूँ दोबारा से, क्या होगा मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है सर, तो रो इक्वल टू में न्यूक्लियस का मास क्या होता है, मास इनटू में उसका एटॉमिक साइज नंबर, सॉरी मास नंबर, और वॉल्यूम क्या होता है भैया 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है सर, तो रो इक्वल टू में 3 ए अपॉन में 4 पाई, और आर के जगह क्या लिख सकता हूँ, आर नॉट ए की पावर 1/3 का पावर क्यूब हो जाएगा, यानी रो इक्वल टू में 3m ए इक्वल टू में 4 पाई आर नॉट का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्यूब से कट के, ए से गया तेल लेने, यानी रो इक्वल में क्या हो जाएगा 3m अपॉन में 4 पाई, और ये आर नॉट का क्यूब, हर एक चीज क्या है कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है भैया, मास और वैल्यू एटॉमिक यूनिट के बराबर जो होता है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और आर नॉट क्यूब भी कांस्टेंट है। इस सबकी वैल्यू रखूंगा तो 10 की पावर कितना निकल कर आएगा, 17 kg पर मीटर क्यूब निकल कर आएगा, जो कि क्या है हर एक चीज के ऊपर इंडिपेंडेंट है। एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा कि शो करिए कि डेंसिटी जो होता है मास नंबर या एटॉमिक नंबर पे क्या होता है भैया हमारा इंडिपेंडेंट होता था। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, और ये ग्राफ बनाना नहीं भूलिएगा भाई, डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसके ऊपर। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे स्लाइड्स के ऊपर, लेट्स चेक योर नॉलेज भैया, स्टार्ट करते हैं अपने नॉलेज को कि हमने कहाँ तक अभी तक सीखा और क्या पढ़ा है। तो आओ भाई स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले द न्यूक्लियर रेडियस, अच्छा न्यूक्लियर रेडियस में यही क्वेश्चन कह रहा हूँ कि पेपर में आता है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आता है प्लीज। तो भैया एल्युमिनियम 27 का ये तना है, ठीक है फर्मी, एंड प्रीवियस न्यूक्लियर, इसका हमें क्या करना है, बताना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आर इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट ए की पावर 1/क्यूब होता है। हाँ जी सर, मैं निकालता हूँ किसका भैया, एल्युमिनियम का, रेशियो निकालो, आर नॉट तो ऐसे रहने दो, और ए देखो इसका कितना है, या इसका रेशियो निकालो, रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर एल्युमिनियम अपॉन में दूसरा क्या है भैया, दूसरा आर कॉपर है। ठीक है सर, आर नोट तो कट ही जाएगा, दोनों को जब डिवाइड करोगे केवल ए बच जाएगा। तो एल्युमिनियम का मास कितना भैया 27 है, और दूसरे का मास कितना है 64 है, 64 है, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/क्यूब हो जाएगा। ठीक है सर, और इसका रेडियस एल्युमिनियम का दिया हुआ 3.6 फर्मी दिया, तो इसके जगह मैं डाल दूंगा 3.6 फर्मी, फर्मी को एफ लिख देता हूँ, अपॉन में रेडियस ऑफ कॉपर हमें बताना है। 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, और 64 का क्या होता है 4 होता है, दाएं बाएं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेडियस ऑफ कॉपर निकल कर आ जाएगा, क्या उसको इधर, तो ये इधर आ जाएगा 3.6 इंटू में 4 फर्मी, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 चौक को 12, 12 36, यानी आर कॉपर इक्वल टू में 4 दूनी 8, और ये 4 फर्मी निकल के आ गया 4.8 फर्मी, तो 4.8 फर्मी हमारा निकल कर आ गया है सी ऑफ सर। ऐसे न्यूमेरिकल जरूर आएगा, तो एक बार भाई देख लो ताकि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है सर, अब आते हैं अपने अगले के ऊपर। Okay, the nuclei have the same mass number and the ratio of their nuclei density, भाई गोली दे रहा है, डेंसिटी का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसका रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा 1:1 रहेगा। गोली दिया जा रहा है, बात समझ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है सर, आ जाओ भैया अगला पे आते हैं 10वें पर, सेम वही कहानी सेम वही कहानी आ गया, मैंने बताया था, इसका डायरेक्ट लिखो, आर एल्युमिनियम का रेशियो अपॉन में आर किसका, टाइटेनियम का टीई का। ठीक है सर, भैया आर नॉट से इसका बाई मास नंबर लिखो कितना है 27, और इसका मास नंबर कितना है 125 का, क्या कर दो क्यूब रूट कर दो, और इसकी वैल्यू दिया है क्या, इतना दिया हुआ 3.6, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ 3.6 दिया हुआ रेशियो। ठीक है सर, हमें इसका बताना है आर टी का। ठीक है सर, और 27 का 3 होता है, 125 का 5 होता है, दाएं बाएं भेज दो भैया, यानी आर टी की वैल्यू क्या निकल कर आएगा 5 उधर भेज दो, 3.6 इंटू में 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है सर, और आर टी मतलब 12 पंजे 60, यानी 6 आ गया, यानी 6 FM क्या आ गया 6 FM, फेंटोमीटर में था भैया, हमने भी फेंटोमीटर में निकाल दिया। ठीक है सर, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बार द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द एटम इज ग्रेटर देन द, अच्छा न्यूक्लियस साइज, तो भैया 10 की पावर से क्या होता है 5 से बड़े होते हैं। समझ गए भाई कहानी, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस होता है एटम के साइज से इतने टाइम्स क्या होता है छोटा होता है, या एटम बोल सकते हैं न्यूक्लियस से इतने टाइम्स क्या होता है बड़ा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें रदरफोर्ड बाबा ने बताया था एटम का जो साइज होता है वो कितना होता है 10 की पावर
15 के लगभग होता है, ठीक है सर, 10 के आसपास या 15 ऐसे ही है। और जो न्यूक्लियस का जो साइज हमने बाद में निकाला 10 की पावर माइनस क्या होता है 15 होता है, ऐसे कुछ होता है ऊपर नीचे। तो मतलब ओवरऑल क्या है भैया 5 का ही गैप आ रहा है। ओवरऑल कितने गैप आ रहा है 5 का, 10 की पावर 5 का। और हमें पता है एटम बड़ा होता है और न्यूक्लियस क्या होता है छोटा होता है, यानी एटम का साइज इतने टाइम्स क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। जो एटम का साइज होता है 10 की पावर माइनस 15 होता है, ठीक है सर। चलिए भाई कहानी 13, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं भैया। आ जाओ भैया बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी के अंदर हम क्या देखेंगे, मास डिफेक्ट और कुछ क्या देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है भैया, बाइंडिंग एनर्जी ये क्या होता है भैया, कहाँ जा रहा है ये? एक सेकंड भाई लोग, बाइंडिंग एनर्जी आ चुका है ये, हाँ ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भैया कि न्यूक्लियस के पास कितना एनर्जी है कि वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़कर रख पाए। तुम ही बताओ, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, क्या प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को बाइंड करके रख पाएगा क्या? इतना ताकत है क्या? किसी के पास इतना ताकत नहीं है, सिर्फ इसके अंदर। इसीलिए कौन सा भैया दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कि इसको पकड़ के क्या है रखा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव को भी। वो कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही ये सारे क्या है अपने पास पकड़कर रखे, उसी चीज को क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगर इसको मुझे तोड़ना है इसके न्यूक्लियस को, तो बाइंडिंग एनर्जी से हमें क्या देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसअसेंबल और ब्रेक अ होल सिस्टम इनटू द स्पेयर सेपरेट पार्ट। अगर हम इतना एनर्जी दे कि न्यूक्लियस के सारे सिस्टम क्या हो जाए भाई, बिखर बिखर जाए, चकनाचूर हो जाए, उस सिस्टम को क्या बोला बाइंडिंग एनर्जी बोला जाएगा, ठीक है सर। आगे चलो सर, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, सबने रिलेशन पढ़ा है भैया कहानी। अब बढ़ाते हैं अपने सिस्टम को। मास डिफेक्ट क्या होता है सर, मास डिफेक्ट होता है कि अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को मैं ऐड करता हूं, तो सपोज के लिए एक्स मास निकल कर आया, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन जब हम उसको तोड़ते हैं और उसको तोड़ते हैं एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, तो वो डाटा कुछ और ही पाया जाता है, उससे कम पाया जाता है। मैंने ऐसे ही मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन मान लो जोड़ के पाया, एक एग्जांपल लेता हूं 10 किलो, ठीक है सर 10 किलो। लेकिन जब वो टूटा एक्चुअली में उसको भाई एक्सपेरिमेंट से उसको भैया देखा गया, तो उसका सम करने पर जो मास आ रहा था, थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड मास आ रहा था, वो कितना आ रहा था मान लो 9 किलो। यानी एक किलो मास का क्या आ गया डिफरेंस आ गया, यानी वो मास किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। इसी को बोलते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंट बोला जाता है। मास भी एनर्जी के अंदर क्या होता है कन्वर्ट होता है। हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बाबा हमें बताकर गए हुए थे, ठीक है भाई कहानी। तो भैया थ्योरेटिकल मास माइनस में कैलकुलेटेड मास जो आएगा, इनका डिफरेंस वही क्या कहलाता है हमारा मास डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है सर। द मास ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज यूजुअली लेस देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल सम। हम ऐसा पाते हैं कि अलग अलग जोड़ते हैं वो बड़ा होता है, और जो एक्चुअली में जो होता है वो क्या होता है हमेशा छोटा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं मास डिफेक्ट बोलते हैं। जो मिसिंग वर्ड आया है मास, जो मिसिंग मास हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया मास डिफेक्ट बोलते हैं, जिसको डेल्टा एम से दिखाते हैं। आओ भाई इसको कुछ न्यूमेरिक समझते हैं। आ जाओ कहानी, ये तो हमने पढ़ ही लिया था इसके बारे में। आ जाओ ये कहानी, जैसे इसका मास डिफेक्ट क्या करना है कैलकुलेट करना, बाइंडिंग एनर्जी इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो कैसे लिखेंगे भैया, हमें कैसे बताया है, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं भैया, मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन, हाँ जी सर मास ऑफ प्रोटोन। कैसे लिखेंगे भैया मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन जेड एमपी, जेड बताओ कितने प्रोटोन है, और मास ऑफ प्रोटोन से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इसको कैसे लिखेंगे, न्यूट्रॉन कितना होता है ए माइनस जेड होता है, ठीक है सर। माइनस में थ्योरेटिकल मास, इन दोनों का क्या कर देंगे मास क्या होता है गिवन रहता है, इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं एग्जांपल, आ जाओ भैया। ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मास नंबर कितना है 16 है। तो मैं क्या लिखूंगा एटॉमिक नंबर इसका कितना है 8 है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है सर। प्लस में ये कौन सा नंबर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है 16 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा ये भी 8, और मास ऑफ प्रोटॉन माइनस में
अच्छा न्यूट्रॉन निकलता है, ठीक है कहानी। और ये एक्चुअल मास होता है, ठीक है सर। मास ऑफ ये 8 का 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है, प्लस में प्लस 8 का 8 मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है, और माइनस में लगभग कितना है भैया ये 16 इसका जब सोल्व करूंगा तो इतना निकल कर आ जाएगा, और ये जूल के अंदर आता है, इसको इतने से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में आ जाएगा। यानी इतने का बाइंडिंग एनर्जी इस ऑक्सीजन का है। यानी इस ऑक्सीजन को तोड़ना तो हमें इससे ज्यादा क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है सर। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भैया ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसको तोड़ना है तो न्यूट्रॉन इसके ऊपर क्या कर देंगे, फेंक देंगे। सर न्यूट्रॉन ही क्यों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों नहीं, कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, उसको रिपल करके क्या कर देगा, ये भगा देगा, और इतना इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं डाल पाएगा तोड़ने के लिए। प्रोटॉन क्यों नहीं सर, तो सर ये पहले से ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको तोड़ने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या कर देगा, स्लो डाउन करेगा। जो काइनेटिक एनर्जी जितने तेज से फूकोगे उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है कहानी। इसीलिए इसको तोड़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम क्या भेजते हैं, जीरो चार्ज वाले पार्टिकल को भेजते हैं, जो क्या है न्यूट्रॉन है। इस पे आता है, धा से इसके अंदर क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, तो इसके अंदर से भैया 2 हिस्सों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब प्लस में 3 न्यूट्रॉन हमें और निकाल कर देता है, ठीक है सर। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। यानी फिजन का मतलब एक हैवी न्यूक्लियस का 2 स्मॉल न्यूक्लियस में क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, प्लस में 3 ये निकालता है, प्लस में क्या निकालता है, एनर्जी निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं, फिजन बोलते हैं, ठीक है सर। ये आ गया सर, एक न्यूक्लियस था, एक भैया न्यूट्रॉन था, आया इसको तो इसके अंदर क्या हो गया, देखो ये वाला घुस गया, इसको क्या कर दिया भैया, तोड़ दिया। तो 2 छोटे छोटे उसमें क्या कर दिया, ये तोड़ दिया, एक एनर्जी निकाल दिया, इसके अलावा 3 क्या निकाल दिया, और न्यूट्रॉन भी निकाल दिया, ठीक है सर। अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या होता है भैया, कि बाइंडिंग एनर्जी को ही मास नंबर से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाएगा, तो क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कहलाएगा, ठीक है सर। ये होता है क्या, एक तरीके से स्टेबिलिटी बताता है कि एटम कितना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है सर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या होता है, देख लो, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी बाय द मास नंबर। The binding energy per nucleus it demonstrates the stability of a nucleus। मैंने क्या बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बनाता है। Here is the graph of binding energy per nucleus। तो इसकी कहानी देखते हुए पेपर में मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ग्राफ। हाँ भाई, ग्राफ में क्या है, ये क्या है, पूरा हमारा मास नंबर है, और ये क्या है, हमारा 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 क्या है, ये बता दो भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। हमने अलग अलग एटम का निकाल के हमें एक्सपेरिमेंटली क्या बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ। तो हमने देखा ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर आके फिर कम हो गया, फिर ऐसे बढ़ता गया, ऐसे होता गया, और ऐसे आके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है सर। सबसे पीक पॉइंट कौन सा भैया, ये वाला सबसे इसका क्या है, पीक पॉइंट है। यानी ये यहाँ पे पीक पॉइंट पे क्या होता है, आयरन होता है, और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56 होता है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस लगभग 8.6 के आसपास होता है, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जिस एटम का जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। और ये वाला जो रीजन तुमको दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये इनके बीच का जो रीजन है वो मोस्ट स्टेबल है, वो मोस्ट क्या है, स्टेबल है। बाकी इधर वाले क्या स्टेबल नहीं है, और इसके इधर वाले भी स्टेबल नहीं है। तो सर करते क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसमें रीजन में आने की कोशिश करेंगे, और ये वाले अपने आप को आने की, इसमें ही आने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ये छोटा छोटा एटम है, इसको तोड़ नहीं सकता, इसीलिए क्या आता है, जुड़ कर आता है। और ये बड़े बड़े एटम साइज के होते हैं, तो भैया ये और बड़ा करके इसके अंदर आ नहीं सकता है, क्या करता है, तोड़कर अपने आप को क्या करता है, इसके अंदर आने की क्या करता है, कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को हम फिजन और फिजन बोलते हैं। अच्छा सर, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझाओ तो आप भैया और अच्छे से इसको समझाते हैं। सेम वही ग्राफ है भैया, कहानी ऐसे जिगजैग जिगजैग करके जाना है। ये वाला मैंने जो रीजन बताया था आप लोगों को, क्या रीजन बताया था भैया, स्टेबल। क्या बताया था, रीजन ऑफ ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी, इस सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। बाकी इधर वाले स्टेबल नहीं है, और इधर वाले भी सारे स्टेबल नहीं है। ये अपने आप को कहाँ लाने की कोशिश करते हैं, स्टेबल में। दुनिया में हर एक चीज को अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। ऐसे ये वाले भी और ये वाले भी क्या करना चाहते हैं, अपना स्टेबल करना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैं लिख के लाया हूँ थ्योरी, तो देख सकते हैं अपने आप को। आ जाओ भैया,
फ्रॉम एटॉमिक नंबर 50, एटॉमिक नंबर 50 से लेकर कहां तक की बात कर रहा हूं, 180 एटॉमिक नंबर तक बात कर रहा हूं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज नियरली इक्वल टू द 8.5, कितना है भैया 8.5 होता है, ठीक है। 50 से लेकर 180 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या होता है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एंड दीज न्यूक्लियस आर स्टेबल, और ये क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, ठीक है सर। 50 से लेकर 80 के 180 के बीच में, यानी ये वाला रीजन जो हमारा यानी है उनके बीच का, ठीक है सर। इसी में पॉइंट आते हैं दूसरा कि आयरन जो है जो 56 नंबर पे, इनके बीच में आ गया ना भी कहानी, 56 नंबर पे है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कितना होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है, जो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी लेकर बैठा हुआ अपने उसमें अपने ग्राम में सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी को लेकर बैठा हुआ है आयरन बैठा हुआ है। इसका खुद का बाइंडिंग एनर्जी कितना 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। याद रखना है दो बातें। चलो भाई ठीक है सर। अगले ग्राफ में से क्या पता चलता है 180 से अगर कम की बात करता हूं, 180 से कम बात करता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीज क्या होगा भैया, डिक्रीज हो रहा है। देखो क्लास में चलते हैं, अगर यहां से मैं चलता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ग्राफ की वजह से क्या दिख रहा है, ये डिक्रीज दिख रहा है, डिक्रीज दिख रहा है सर। तो यही बोल रहा है 180 से अगर छोटे की बात करता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या होता है डिक्रीज होता है स्लोली, और एक 238 लास्ट में जाते जाते 238 वाला जो एटॉमिक नंबर होता है बड़ा, अच्छा 180 से बड़ा, सॉरी 180 से बड़ा। तो भैया जैसे ही बढ़ते जाते हैं मास नंबर, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या होता जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। जब हम मास नंबर किस पे पहुंच जाएंगे 238 पे, इट्स रीच द बाइंडिंग एनर्जी, तो भाई 238 का जो बाइंडिंग एनर्जी क्या पाए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। और दिस हैवी न्यूक्लियस आर अनस्टेबल, इसी की वजह से क्या है स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है स्टेबल हो जाता है। इसीलिए हैवी न्यूक्लियस क्या करते हैं, बढ़ रहा ना एटॉमिक नंबर, तो ये हैवी न्यूक्लियस क्या करते हैं अपने आप को तोड़ते हैं, तोड़कर क्या करते हैं स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो दिस हैवी न्यूक्लियस आर अनस्टेबल, दे आर ट्राई टू स्टेबिलिटी बाय न्यूक्लियर फिजन। इस फिजन को हम क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, टूटने को, ठीक है सर, ठीक है सर। आगे आते हैं, अगर एटॉमिक नंबर 50 से छोटा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस से भी क्या होता है भैया डिक्रीज होता है, ये भी क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है, ये भी क्या होता है एक तरीके से डिक्रीज होता है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है सर। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं एटॉमिक नंबर 1 का, तो इट्स रीच बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इन 1.1, देखो कितना ज्यादा ही क्या है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या है कम है यानी दिस न्यूक्लियस ये अपने आप को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्या है लाइट न्यूक्लियस, इसीलिए अपने आप को क्या कर लेता है ऐड कर लेता है। तो दिस न्यूक्लियस आर द लाइट अनस्टेबल, दे आर ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन, अपनी स्टेबिलिटी को क्या करता है गेन करता है, ठीक है सर। अगला आता है, ये इसके बारे में कुछ बातें भैया तो प्लीज आप लोग देख सकते हो, बाकी जो मैंने वहां पे लिखवाया था सेम वही बात है ये, ठीक है सर। अब आते हैं न्यूक्लियस की कहानी। तो वाई डू प्रोटॉन स्टे टुगेदर व्हेन पॉजिटिव चार्ज रिपल ईच अदर, भैया क्वेश्चन है कि क्यों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर चिपक कर क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है तब भी एक दूसरे के ऊपर चिपक कर है। तो भैया द मेन रीजन बिकॉज ऑफ द फोर्स, कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और अपोज करता है किसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को क्या करता है अपोज करता है, इस वजह से ऐसा है इसकी कहानी, ठीक है सर। ये रहा कहानी, ये रखा भैया, ये रहा न्यूक्लियर फोर्स। इसके अंदर क्या है भैया पॉजिटिव चार्ज में न्यूट्रॉन भी है, इसको भैया रिपल करना चाहिए लेकिन ये क्या करता है अट्रैक्ट करता है। तो कई बार अट्रैक्टिव भी फोर्स लगाता है और कई बार रिपल्सिव फोर्स भी लगाता है। क्यों सर, क्योंकि इसका हमने ग्राफ अभी पढ़ेंगे आगे चल के, कुछ ऐसा होता है 0.8 फर्मी से इधर आते हैं तो रिपल्सिव हो जाता है, उधर जाता है तो क्या हो जाता है अट्रैक्टिव हो जाता है। तो दोनों ही फोर्स के कारण ये अनस्टेबल में रहता है, कोई कहता है खींच, कोई कहता है भैया भगा, कोई कहता है खींच, कोई कहता है भगा। तो भैया भगा खींच ऐसे करते रहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है डीके होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे अभी बाद में चल के बीटा डीके, गामा डीके, ठीक है ना भैया कहानी। यही सब कहानी इसके अंदर डीके चलता रहता है, ठीक है सर। ये तो आगे बात समझ में, आगे इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो आगे इसका ग्राफ देख लेते हैं भैया। आगे एक्सचेंज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है सब कहानी। 4 फंडामेंटल फोर्स में पहले ही बता दिया था भैया। प्रॉपर्टी आता है न्यूक्लियर फोर्स की थोड़ी सी,
चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज से इसको कोई मतलब नहीं है भैया, क्या हो तुम, इसको कोई मतलब नहीं है, ये अपने ही धुन में रहता है। वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, भाई सबको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बिल्कुल शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। रिपल्सिव फोर्स वेरी शॉर्ट होता है, इनके अंदर रिपल्सिव फोर्स बिल्कुल 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 एकदम पास भी आ जाएगा तब इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा लगभग इतना फेंटोमीटर पे। सैचुरेटेड होता है, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, स्पीड और एंगुलर मोमेंटम डिपेंडेंट होता है और वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, और एक्सचेंज फोर्स होता है, अपने आपस में एक्सचेंज करता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी है भाई, लिख लेना पेपर में आ सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया कहानी। ऐसे इसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है, और 0.8 पे मैक्सिमम फोर्स होता है, 0.8 फर्मी पर। बाकी इधर आते हैं तो रिपल्सिव होता है, उधर जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है सर। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वही मैंने बताया था। व्हाट इज द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी? तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मींस दैट द न्यूक्लियस इज स्टेबल, मीनिंग डज द स्पॉन्टेनियस एमिट। अच्छा मैं बताता हूँ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होता क्या है। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होता है, एक ऐसे ग्राफ है, ये मान लो ऐसे है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तरीके से, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर ना होने की वजह से इस स्टेबिलिटी कर्व कुछ ऐसा टेढ़ा बना हुआ है, ऐसा टेढ़ा। यानी कहने का मतलब सर, यानी इस वाले स्टेबिलिटी पर अगर कोई एटम है तो भैया वो स्टेबल है, अगर कहीं वो दाएं बाएं कोई एटम है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कर्व। किसके बीच में बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। अच्छा ये क्या है सर, ये क्या है, तो आओ भैया कहानी को हम बताते हैं। क्या भैया, हमने भैया स्टेबिलिटी कर्व बनाया एक्सपेरिमेंटली, तो कुछ ऐसा पाया गया, ऐसा पाया गया, थोड़ा सा टेढ़ा। बोला गया ऐसा कि यहाँ पर जब भी कोई एटम पाया जाएगा तो दुनिया का मोस्ट स्टेबल एटम होगा भैया, अपने आप को स्टेबल होगा, कोई ढीके फीके नहीं होगा। और तुम दाएं बाएं आते हो तो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। किसके बीच का ग्राफ है, न्यूट्रॉन यानी A माइनस जेड के बीच का ग्राफ है, और ये किसके बीच का है, प्रोटॉन के बराबर। क्या हर जगह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है क्या, नहीं होता है सर। क्यों, क्योंकि यूरेनियम का देख लो 92 और 238 होता है, प्रोटॉन तो 92 है, और तुम बताओ क्या न्यूट्रॉन बराबर होगा, नहीं होगा। तो कम ज्यादा यहाँ पे भैया न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो भैया ये अपना अलग ही बिहेवियर क्या करेगा, शो करने वाला है। ठीक है सर, यही हो गया ये कहानी तुम्हारा ये। ठीक है सर। इसीलिए भाई कोई यहाँ पे अगर आता तो ऐसे ऐसे गिर के अपने आप को क्या करेगा, सब एक कोशिश करेंगे कहाँ पे आ जाए, स्टेबिलिटी कर्व पर आ जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, स्टेबिलिटी कर्व होता है डायग्राम। अब आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन की बारी पर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, सिंपल फिगर बना यहाँ पे क्या है, बना हुआ है भैया, भैया न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या हो रहा है भैया, फ्यूजन में देखो दो छोटे छोटे हैं, आपस में क्या हो रहा है, जुड़ कर क्या बना रहा है, एक हैवी न्यूक्लियस बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अब भैया टूट जाना क्या बोलाता है, क्या बोलता है भैया, फिजन कहलाता है। ठीक है सर, न्यूक्लियर फिजन और फिजन, आओ भाई समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर बात करते हैं, दो टाइप्स के होते हैं भैया, न्यूक्लियर फिजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एक तो चैन रिएक्शन होता है भैया। अच्छा सर, चैन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन को हम चैन रिएक्शन के तरह यूज कर सकते हैं। दो टाइप्स का हो सकता है, कंट्रोल और अनकंट्रोल। अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो भैया हम रिएक्टर के तरह काम कर सकते हैं, पर्पज के लिए, वेरियस पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोल हो गया तो भैया कहानी क्या बनेगा, बम विस्फोट हो जाएगा, होलोकॉस्ट बोला जाता है उस चीज को। ठीक है सर, आगे व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो आज भैया समझ लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन वजन की कहानी में। तो सन देख रहा भैया, सन के अंदर क्या हो रहा है, सन के अंदर क्या हो रहा है कि छोटे छोटे हीलियम भैया एटम से मिलकर बना हुआ है, और डेली क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इसके सन के अंदर क्या होता है, सारी एनर्जी आती है। देख लो कितनी एनर्जी होता होगा। आओ भाई कहानी। एवरी सेकेंड द सन कन्वर्ट, कितना है भैया, 500 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन हीलियम। बाप रे बाप, हर सेकेंड 5000 मिलियन मीट्रिक टन क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। इतना ज्यादा समझ सकते हो, इतना ज्यादा एनर्जी होगा। और हर साल 15768 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो मैट्रिक टन एनर्जी क्या कर रहा है, निकाल रहा। तो सोच सकते हो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के पास कितनी एनर्जी होती होगी जब वो रिलीज होता है, टूटता है या जुड़ता है। सन के केस में जुड़ता है। ठीक है कहानी, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है भाई कहानी। तो बता दिए फ्यूजन और फ्यूजन, लाइट एलिमेंट का टूट जाना, लाइट एलिमेंट का भैया ऐड हो जाना, और भैया हैवी न्यूक्लियस का क्या हो जाना, टूट जाना। ठीक है सर, न्यूक्लियर फ्यूजन
बता ही दिया इसकी कहानी को। अच्छा सर ठीक है, क्या क्या बातें हैं भाई इसके अंदर, वही सब बातें हैं। आ जाओ भैया, एक आध एक्सीडेंट हो चुका है भैया कहानी, ये सब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की वजह से जहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, एटॉमिक बम जहाँ अभी तक दुनिया में ये तो छोड़ा नहीं गया एटॉमिक बम। ठीक है अभी कहानी। हाँ, ठीक है सर। अब आते हैं कुछ इसकी बातें। तो भैया फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर क्या होता है, स्प्लिट करता है, और ये क्या करता है, कंबाइन करता है। और ये भैया एंड प्रोडक्ट इज लाइटर देन द रिएक्टेंट, जब ये बनता है तो इसका एनर्जी क्या होता है, कुछ कम होता है, और एंड प्रोडक्ट हैवियर द रिएक्टेंट होता है। ठीक है सर। रिएक्शन कैन बी हार्मलेस होता है, और ये भैया कैन कंटेन रिएक्शन, कांट कंटेन रिएक्शन, लॉट्स ऑफ एनर्जी क्या होता है इसके अंदर रिलीज होता है। दोनों का अगर मैं सेम बात की करूं, दोनों में सेम बात क्या है कि दोनों में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, और न्यूक्लियर क्या होता है, चेंज हो जाता है, या तो टूट के चेंज हो जाए या ऐड के होकर क्या हो जाए, चेंज हो। इसकी क्या है, दोनों में कॉमन बात है। ठीक है सर। आगे इनके बीच का क्या पढ़ना, हमें डिफरेंस पढ़ना है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का डिफरेंस क्या होता है भैया, तो दिस प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कन्वर्ट अ स्मॉल न्यूक्लियाई, ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल में, और ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, हैवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर देता है। और ये नेचुरली अकर नहीं होता है, डज नॉट नेचुरली अकर, जबकि क्या होता है, द टाइप ऑफ फ्यूजन रिएक्शन इन दी सन, ये नेचुरली अकर होता रहता है, जो सन के अंदर देखने को मिल जाता है। ये भैया एटॉमिक बम के ऊपर काम करता है, और ये प्रिंसिपल इज हाइड्रोजन बम के ऊपर काम करता है। द एनर्जी रिलीज अकर इन दिस प्रोसेस, इसके में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, इसके अंदर भी हाई अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा ठीक है। यूज फॉर दी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और ये भैया ये भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैदा, लेकिन इसको भैया कराने के लिए हमें बाहर से क्या देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटों को जब हम जोड़ने जाएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन इसको एनर्जी देने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि इसको तोड़ना है, तोड़ना आसान होता है बनाने से। ठीक है सर। और यूरेनियम का जब फ्यूल यूज करते हैं, और इसको भैया फ्यूल में किसका यूज करते हैं, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम का फ्यूल की तरह क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजन भैया गुड कैसे है, अगर अच्छे पर्पज के लिए यूज कर लिया, न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। और भैया कहीं उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, अनकंट्रोल हो गया, तो क्या बन जाएगा, वेपन की तरह बन जाएगा। तो इसीलिए गुड और एविल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है सर। आगे रिव्यू तो हो गया भाई, कहानी बता ही दिया कैसे क्या होता है सारे कहानी। सो वाई इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी है सब पढ़ना, तो भैया हमारा बहुत ही अच्छा एक टॉपिक ब्यूटीफुल सा निकल कर आएगा, क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर से ही हम लाइट वाइट को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है सर, जो कि हमारे सिलेबस में डिलीट हो गया, तो इसके ऊपर हम नहीं पढ़ेंगे आगे। अब बढ़ते हैं भैया थोड़ी सी मोटिवेशन लाइन पर। क्या भी कहानी, नीडेड न्यूक्लियर फ्यूजन और एनर्जी इन आवर हैंड, हमें वही शक्ति हमारे हाथों में क्या है, चाहिए, ताकि हम अपने आप को सुधार पाए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए, और भारत को हम एक नए मुकाम पर ले पाए। इस टाइप्स की हमें एनर्जी की क्या है, जरूरत है। ठीक है सर। अब भैया दी एंड करते हैं अपने शो को भैया। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा, और ऐसे शॉर्ट वीडियो के लिए और भी हम इसके वीडियो लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। थैंक यू भाई सबको, सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, सो मच। स्लाइड में और कुछ नहीं है भाई, मिलते हैं, बाय बाय सबको।